अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से, लाहौर से अवैस इकबाल साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, ऑथर भी हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरजू। जी अवैस, क्या कहेंगे आप? क्या हंगामा चल रहा है पाकिस्तान में? आर्मी चीफ बदल गए हैं। पिछले आर्मी चीफ को जिस तरह से उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और अब उन्होंने कहा है कि जी हमारा पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा क्या? 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आरजू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फर्ज करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है, तो कहने लगा मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग खत्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ़ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अस्करी सिफारतकारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। और जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं तो आप पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे नहीं होंगे? जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपसे वादा लेती है कि आपने नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है। अगर तो मैं मान लूंगा जनरल आसिम मुनीर से कोई जापान का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन आज आप देखें कि उनकी जो आज स्टिक की पकड़ाने की तकरीब हुई है ग्राउंड में, उसमें गैर मुल्की सफीर भी खड़े हुए थे, उसमें मिलिट्री अताशीज भी थे। आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को ओहदा बदलते हुए देखा है? मुझे जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल नए आर्मी चीफ को दिया था तो वो एक ऑफिस में खड़े होकर स्टिक उन्होंने पकड़ाई थी, तस्वीर खींची, दैट्स इट। और जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, वो एक सरकारी अफसर की तब्दीली है, और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि फौज जो है उसने माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा है, जिसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल आजम सवाती का दोबारा से उठाया जाना है आरजू। बिल्कुल, लेकिन अब आगे होगा क्या? आजम स्वाति साहब को मतलब छोड़ देंगे या वही सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया जाता है वो होगा? साथ साथ अब कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एसेट्स की भी बात हो रही है, और अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पे क्या कहेंगे? और इससे पहले हम आसिम सलीम बाजवा की रिपोर्ट भी देख चुके हैं, जो उन्हीं जर्नलिस्ट की बनाई हुई है। वेल, बात है कि बार बार रियासत मदीना की बात की जाती है, बार बार इमरान खान का तो ये एक टैग लाइन है, बार बार इस्लामी रिवायात की बात की जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपा सालार से और काजी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता इस बात में कि अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। वैसे तो वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि अहमद नूरानी साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन बारे सबूत उसके ऊपर है जो इस बात का दावा करे। तो अहमद नूरानी साहब ही अपनी बात का सबूत दे सकते हैं, लेकिन जो अभी जो जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो इनकी जिंदगी का सारा वो इम्तजाज है, क्या वो एक 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह से पॉसिबल है? अगर आप प्लॉट भी दे रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान के पास प्लॉट खत्म हो जाएंगे तो क्या ये लोगों के नॉवलों के प्लॉट पर भी कब्जा कर लेंगे?
पाकिस्तान सबका है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मुझे लगता है कि हमें अगर आगे जाना है तो हमें फौज को बैरक में और मौलवी को मस्जिद में वापस भेजना होगा आरजू। मगर भेजेगा कौन? इसलिए कि अगर कोई भेजने की कोशिश करता है, बात करता है, तो किस तरह से उठा के ले जाते हैं, मारा पीटा जाता है। हमारी एजेंसीज जो कुछ करती हैं, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वो खौफ है जिसकी वजह से कोई बंदा भी जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है। मुझे नहीं समझ आती है कि क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर यूरोपियन एम्बेसीज हैं या जो दीगर सिफारत खाने हैं, उन्हें पाकिस्तान में ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नजर आती है या नहीं। लेकिन मैं जाती सतह पर समझता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा दिए पहनाओ दिया ने। तो जो एक रियासत होती है ना, वो एट लार्ज रियासत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ठीक है, वो उसको अवाम के हकूक, ये इंसानी हकूक, ये सब कुछ ना एक फसाड होता है। एक्चुअली एक रियासत दूसरी रियासत को प्रोटेक्ट करती है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की जो सूरत है, यानी आप अंदाजा करें कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ को फोन किया और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आपको पता है कि आर्मी चीफ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस होता है सेक्रेटरी डिफेंस, यानी हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को शायद ये भी ना पता हो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस का क्या नाम है। क्या आपको आर्मी चीफ सेक्रेटरी डिफेंस को सलूट, सॉरी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ को सलूट करते हुए नजर आए? क्या आपने कभी ख्वाजा आसिफ को सर्विस चीफ की मीटिंग चेयर करते देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन आप राजनाथ साहब को दिल्ली के अंदर तीनों सर्विसेज चीफ की जो मीटिंग है वो चेयर करता देखेंगे। ये होती है सियासत में अदम मुदाखलत, और ये होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी आरजू। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ-साथ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, मतलब उस पे जाने से भी पहले एक रिपोर्ट ये भी आई थी जनरल फैज़ हामिद को लेके, जिन्होंने पहले से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है कि उनके एसेट्स अचानक उनके भी बढ़ गए। एक तो जी उनके हाँ। एसेट्स अचानक बढ़ जाते हैं, जी लेकिन हाँ। साथ-साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी तो इनको आवाज़ें देती हैं। अब इमरान खान आखिर क्या कर रहे मैं हैं मैं या इस नवाज़ सवाल शरीफ का क्या कर रहे हैं? आरजू दोनों इस का सवाल का बताइएगा। जवाब मैं अक्सर इस बात से देता होता हूँ कि अगर एक लड़की खुद जना की दावत दे, तो जो जना करने के लिए आएगा, क्या उस पर हद लागू नहीं होगी? अगर सियासतदान खुद दावत दे कि आप आएं और पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेंशन करें, तो क्या ये दावत इस बात के लिए जस्टिफाइड है कि आप इंटरवेंशन करें? आज से ठीक 6 साल पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे, तो डॉलर 103 रुपए का था। जब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब डीजी आईएसपीआर ये कहा करते थे कि मईशत की हालत अगर इतनी बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है, और इसलिए अब हम बाजवा डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और उस बाजवा डॉक्ट्राइन के नतीजे में आज डॉलर 103 रुपए से कम होकर 225 रुपए का हो गया है। और मुझे लगता है कि जब 29 नवंबर 2025 आएगी, तो इसी रेशो से डॉलर 390 रुपए तक तो चला जाएगा आरजू। लेकिन आपको लग रहा है कि नए आर्मी चीफ से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? वैसे तो बहुत बढ़-बढ़ के बताया जा रहा है कि जी हाफ़िज़ कुरान है, उससे मैं और डर रही हूँ। इसलिए कि हमने जिस तरह का इस्लामिक कंट्री बनाया है, वो बहुत खौफ़नाक पिक्चर पेश करता है। अच्छा, एक बात समझने की जरूरत है कि आप, ये बात गलत फहमी है कि आर्मी चीफ अपनी जात में वहदतहू ला शरीक आलहू है। ठीक है, वो तो ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ अपने इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जब जनरल अयूब खान ने इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो जनरल याया खान ने उन्हें उठाकर बाहर फेंका। इसी तरह से कोई भी आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर से अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। और जिस इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव इंटरवेंशन की आदत है, जो आपको अननोन नंबर से कॉल करते हैं, आपको लगता है कि अगर आर्मी चीफ अगर आज ये फैसला करे कि भाई हमें पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को 180 डिग्री के ऊपर टर्न देना है। तो ऐसा ऐसा जो होता है ना, ओवरनाइट नहीं होता है। आपको आपको जो दूसरों की सिविल डेमोक्रेसीज हैं, जो सिविल राइट्स हैं, उनका एहतराम का वो इनकलकेट करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नियर फ्यूचर में आरजू कहीं पर भी पॉसिबल है, कहीं पर भी पॉसिबल है। लेकिन हमें गुडविल रखनी चाहिए, हुस्न जन रखना चाहिए। जी, बिल्कुल, लेकिन मुझे ये भी बताइए अवैस कि अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है
कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को का अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो जी लड्डू हाँ, हमने बटे थे, दहशतगर्दों की और कमर जनरल तोड़ दी फैज है। गए थे। हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी थी वैसे पैसे लेके, वो एक अलग आरजू कहानी। काजमी, इसका मतलब ये है कि अगर तालिबान की जानिब से सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया है, तो इसका मतलब है कि आर्मी को मजीद पैसे कार होंगे दहशत गर्दों से लड़ने के लिए। इट मींस मोर मनी। इट मींस कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनको इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। सैलाब जदगान के लिए आप इमदादें मांगते हैं, और आप फिर बताते हैं कि जनाब हमारे पास ये जदीद से जदीद हथियार हैं। तो वैसे आरजू बड़ी सादा सी बात है कि अगर मोहल्ले में चोरियां होना बंद हो जाए ना, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चौकीदार को होता है, क्योंकि कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब तक मोहल्ले में चोरियां रहेंगी, जब तक मोहल्ले में डकैती का डर होगा, तब तक चौकीदार का जो टैका है ना वो कायम रहेगा। आई आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू यू। लेकिन चौकीदार ने रुख बदल लिया है, पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। तो आपने आपने देखा है कि इन्होंने हर वक्त अपने आप को पाकिस्तान के हालात से रेलेवेंट रखना होता है। इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में रहकर माल रोड पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहता है। उसको उन आंसुओं की फिक्र नहीं है जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे, या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, या कराची एयरपोर्ट पर भारी दिल के साथ अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहता है और अकेला सऊदी अरब की तरफ चल पड़ता है कि मैं पैसे कमाकर इनको वापस भेजूं। तो हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी आरजू। हमें जब, और जब तक, और एक बात, कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना आरजू, उसको हर मसला कील नजर आता है। और ये इकोनॉमी पे काम कौन करेगा? पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी एक जो वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए आप अगर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी जो एक हकीकी अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, तब तक इकोनॉमी का जो ठीक होना है आरजू, वो बहुत बईदस कयास है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लास्ट में ये बताएं वैस कि आपकी एक एकेडमी भी है, विजडम एकेडमी। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है, और उसमें क्या आप मतलब पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पट्टी वेल क्या ये पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स ये हाँ, को? ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब है। मैंने एक किताब लिखी थी, द एरो ऑफ टाइम, फ्रॉम बिग बैंग टू हेयर एंड इटर्निटी। पिछले 13 अरब 80 करोड़ साल जब से ये कायनात वजूद में आई है, तब से लेकर पिछले 5,000 साल तक की कॉस्मिक हिस्ट्री, और पिछले 5,000 साल से लेकर अब तक की जो ह्यूमन हिस्ट्री है, उसको मैं ईयर बाय ईयर, मैंने एक 24 लेसन्स का कोर्स डिजाइन किया है, जिसे में अब तक मुझे पूरी दुनिया से 45 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। और उसमें हम एक लेसन के अंदर बेसिकली 100 years ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल और कॉस्मोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और 1 घंटे का लेक्चर होगा और 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और ये एक डिजिटल क्लासरूम है, और इसमें कोई बंदा मुझे फ्लोरिडा से बैठकर ज्वाइन कर रहा है, कोई पाकपतन से, कोई शकरगढ़ से। सो बेसिकली दिस इज व्हाट विच आई एंजॉय डूइंग। मुझे पॉलिटिक्स जो है वो उसमें सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए इंटरेस्ट रखना पड़ता है, वरना मेरा जो दिली पढ़ाने का जो दिल है, वो हिस्ट्री है, वो फिलोसफी है, वो एस्ट्रोनॉमी है। और इसी मकसद के लिए मैंने ये ऑनलाइन विजडम एकेडमी भी कायम की आरजू। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। और जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट हम आपको दिखा रहे हैं, पेज दिखा रहे हैं, इस पे जाके हो सकते हैं। लेकिन आई होप कि ये पाकिस्तान स्टडीज जैसा नहीं होगा, कि बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ इस तो हिस्ट्री, जी आपको हाँ, पता है किस तरह की हिस्ट्री पढ़ाई इस जाती है। कोर्स के इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि ये कोर्स करके आप सीएसएस नहीं कर सकते, ये कोर्स और एचईसी एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करते। इस कोर्स को करने से आपके या आपके गार्डियन के पैसे भी जाया होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि खुल जाएगी। इस कोर्स का मकसद ही
जो सिलेक्टिव हिस्ट्री है ना उसको एलिमिनेट करके इंक्लूसिव हिस्ट्री पढ़ाना है, एक बर्ड आई व्यू देना है जिससे दुनिया के 8 अरब इंसान एक दूसरे के करीब आ सके, ना कि दूर जा सके। आरजू, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जल्दी बहुत आपसे फिर शुक्रिया आरजू मुलाकात आपका होगी वक्त देने दोबारा। के लिए। थैंक्स थैंक यू, अलॉट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।